नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज बात करेंगे भारत चीन सीमा विवाद की और पूछेंगे कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर हालात को लेकर इतना कंफ्यूजन यानी भ्रम क्यों है। दरअसल भारत चीन सीमा विवाद को लेकर परस्पर विरोधी खबरें आ रही हैं। भारतीय मीडिया का बड़ा हिस्सा ये बताने में जुटा है कि चीनी सेना भारत सरकार के मजबूत इरादों को देखकर वापस चली गई है और प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि भारत की 1 इंच जमीन भी किसी के कब्जे में नहीं है। उधर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पनाग और जनरल हुडा समेत बहुत से पूर्व सैन्य अधिकारी कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। जो एलएसी पहले फिंगर 8 पर थी उसे उसने फिंगर 4 पर कर दिया, जिसके आगे भारतीय सेना के जवान पेट्रोलिंग करने भी अब नहीं जा सकते, जबकि पहले वे फिंगर 8 तक जाते थे। यही नहीं, सैटेलाइट इमेज से भी साफ है कि चीन ने वहां तमाम निर्माण कार्य भी कराए हैं और पूरी गलवान घाटी आज उसके कब्जे में है। चीन सरहद की ताजा स्थिति को सही साबित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के दावे का सहारा ले रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी का कब्जा नहीं हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश को बताएं कि गलवान घाटी में 20 सैनिक कैसे शहीद हुए। ऐसे में सवाल यह है कि सच क्या है? क्या देश से सच को छुपाया जा रहा है? अगर चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया तो फिर सैन्य स्तर पर बात किस चीज पर हो रही है? और क्यों मीडिया बताता है कि चीनी सेनाएं वापस लौट रही हैं? ये सेनाएं कहां से लौट रही हैं? और अगर चीन ने हमारी जमीन नहीं हड़पी तो भारत के 20 जवान किन से और क्यों लड़ते हुए, कहां लड़ते हुए शहीद हुए? जहां वे शहीद हुए वो जमीन किसकी है? ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जिनकी वजह से तरह तरह की आशंकाएं जन्म ले रही हैं। आखिर सरकार आधिकारिक रूप से इन भ्रमों का निवारण क्यों नहीं कर देती, ताकि मीडिया को सूत्रों के हवाले से, याद करिए, समझिए, सूत्रों के हवाले से बात न कहनी पड़े। अगले आधे घंटे तक हम इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सुरेश कुमार गोयल, पूर्व राजनयिक, अशोक ठाकुर, बीजेपी के नेता और नैफेड के डायरेक्टर, और शिव भाटिया, कांग्रेस के नेता। लेकिन उसके पहले आपको सुनाते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस मसले पर क्या कहा है। गलवान घाटी लद्दाख में चीनी घुसपैठ को रोकते हुए हमारे 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। देश उनके बलिदान के लिए सदैव आभारी रहेगा। पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप कहेंगे कि जमीन नहीं गई और सचमुच में जमीन गई है तो चाइना का फायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है। यानी हर तरफ से यही मांग हो रही है कि आखिर प्रधानमंत्री स्पष्ट करें कि सच्चाई क्या है। जो उन्होंने बात कही थी सर्वदलीय बैठक में, उसके जवाब में बहुत से ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिससे लोगों को चिंता हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं सुरेश कुमार गोयल जी से, जो पूर्व राजनयिक हैं और इस तरह के राजनयिक रिश्तों को और कूटनीतिक भाषा को अच्छी तरह से समझते हैं। सुरेश कुमार जी, आमतौर पर प्रधानमंत्री ने अगर कोई बात कह दी तो पूरा देश उस पर यकीन करता है और करना भी चाहिए। लेकिन अभी जो स्थिति है कि सेना के पूर्व जनरल्स और सैटेलाइट इमेजेस बहुत कुछ ऐसा कह रही हैं जिससे चिंता हो रही है और सवाल उठ रहे हैं। आप कैसे इस पूरी परिस्थिति को देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जनता के दिमाग में जो एक कंफ्यूजन आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि जो वास्तु स्थिति है, जो फैक्ट्स हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, उसको अभी तक ठीक से किसी ने नक्शे पर उनको बताया नहीं है। दिक्कत ये है कि ईस्ट लद्दाख सेक्टर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है। चीन का अपना एक वर्जन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, हमारा अपना वर्जन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हमारे मानने वाले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और जो उनकी मानने वाले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है,
उसमें भी फर्क है। तो दिक्कत ये होती है कि हमारी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो जाती है फिंगर 8 तक, और उनकी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो आती है डीबीओ गलवान वैली को पार करते हुए हमारी तरफ तक आती है, जहां पर हमारी सड़क बन रही है। तो जब वो कहते हैं कि वो हमारी जमीन पर नहीं आए हैं, एक हद तक सही है कि वो जो है अपनी जो मानने वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां तक गए हैं। जो 1993 में जो समझौता हुआ था, उसके बाद में 1996 में समझौते हुए, फिर 2005 में हुए, उनके अंतर्गत चाइना और भारत के बीच में ये सहमति बनी थी कि ये जो दोनों अलग अलग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, भारत जो अपने मानने वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये गलवान वैली क्रॉस करके वहां तक पेट्रोलिंग कर पाएगा, और वहां पर उनके पेट्रोलिंग पॉइंट भी बने हुए PB14, PB12 जो आप सुनते रहे हैं, लेकिन वहां तक पेट्रोलिंग करके वापस आ जाएगा अपनी तरफ की, जो अपनी जमीन है, जो चीन के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो मानते हैं, वहां तक वापस आ जाएगा। और इस एरिया में जो दोनों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच में जमीन है, वहां पर कभी भी कोई पक्का स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं बना जाएगा, ताकि वहां की जो वास्तु स्थिति लेकिन गोयल साहब अभी तो परमानेंट स्ट्रक्चर भी उन्होंने बनाया है। एक मिनट पूरा जी, एक मिनट दीजिए जी। इसी तरह से चीन भी हमारी तरफ से पेट्रोलिंग करेगा, वापस चला जाएगा। दिक्कत यह हुई है कि जब चीन के जो फोर्सेज हैं वो पेट्रोलिंग करते हुए गलवान वैली तक आ गए, सिंगापुर तक आ गए, और वहां पर उन्होंने अपने एक बिल्डिंग बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उससे दिक्कतें खड़ी हुई है। बिल्कुल, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि परसेप्शन की लड़ाई एक चीज होती है, और यहीं पर छोटी सी टिप्पणी लेंगे, फिर दूसरे लोगों से बात करेंगे ताकि थोड़ा और स्पष्टता हो जाए कि ये परसेप्शन का मसला सिर्फ नहीं रह गया कि आप वहां तक जाते थे और वो वहां तक पेट्रोलिंग करते थे। अब उन्होंने आपको फिंगर 4 पे रोक दिया है, स्ट्रक्चर बना लिया है और गलवान पे कब्जा एक तरह से कर लिया। तो ये तो एक हकीकत है, यानी LAC को, वास्तविक नियंत्रण रेखा को उन्होंने वास्तविक ढंग से बदल दिया है। क्या सच नहीं है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये परसेप्शन की बात नहीं है। बात यही है कि जो दोनों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच की जगह थी, उसकी वास्तु स्थिति जो कि नहीं बदलनी चाहिए थी एग्रीमेंट्स के मुताबिक, वो चीनी सैनिकों ने बदल दी है, और चीनी सरकार के ने बदल दी है, मैं कहूंगा, क्योंकि ये बिना पॉलिसी डिसीजन के नहीं हो सकता। बिल्कुल, और परमानेंट स्ट्रक्चर तो कोई सैनिक अपने आप नहीं बनाता है, जाहिर है उसमें पीछे से सरकार की पूरी परियोजना होती है, नीति होती है, पैसे लगते हैं। बहरहाल अशोक ठाकुर जी, बहुत ही चिंता का ये समय है, चिंताकुल समय है बल्कि, कि इस तरह से आज देश में सवाल उठ रहे हैं और पूछा जा रहा है, और प्रधानमंत्री साफ कह रहे हैं कि 1 इंच जमीन नहीं गई है, लेकिन हम देख रहे हैं सैटेलाइट इमेजेस, हम देख रहे हैं तमाम पूर्व सैन्य अधिकारियों के बयान। आखिर सरकार खुलकर जो भी वस्तुस्थिति है उसको स्वीकार करते हुए क्यों नहीं पूरे देश को भरोसे में लेती है और चीन का मुकाबला करती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि देश के लोगों को चिंता करना स्वाभाविक है, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात है, भारत की ज़मीन की बात है, तो चीन जो है वो 1 इंच भी भारत की भूमि जो है वो नहीं ले सकता है। जहाँ तक हमारी सरकार का स्टैंड है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत की सीमा में हम किसी भी हालात में किसी को घुसने नहीं देंगे। अभी हमारे साथी पैनलिस्ट ने जिस तरह से बताया आपको कि कुछ क्षेत्र को लेकर कंफ्यूजन है, लेकिन इसमें अगर जैसा उन्होंने कहा कि फिंगर 4 वो फिंगर 2 तक हमारी अपनी सीमा मानते थे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और हम फिंगर 8 तक मानते थे। तो कुछ उन्होंने जो गुस्ताखी करी तो हमारी सेना भी कुछ आगे बढ़ी, तो वहां पर एक वातावरण जो है वो टकराव का बना हुआ है। और जो एक खाली जगह थी जिस पर ये था भी यहाँ बिल्डअप नहीं करेंगे, नो मैनलैंड है, तो दोनों सेनाएं अपनी अपनी स्थिति में वहां पर जो है वो डटी हुई है। और ऐसी स्थिति में अशोक जी, सुरेश कुमार गोयल जी ने यह भी स्पष्ट किया, जिनका आप हवाला दे रहे हैं, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उसने लाइन बदल दी है, परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिया है और आपको अब वो फिंगर 4 के उस पार पेट्रोलिंग के लिए नहीं जाने दे रहा। ये एक हकीकत है। कल तक आपके तमाम जो सैनिक है उधर जाते थे, यहां तक कि बहुत से हवाई उड़ानें भी उधर होती थी। अचानक सब कुछ रुक गया है। आप ये नहीं कह सकते हैं
कि ये स्थिति बदली नहीं है, ये तो हकीकत है। मैं देखिए, चीनी सेना ने वहां जमावड़ा किया है तो हमारी सेना ने भी जमावड़ा किया है, और फिंगर 4 से इधर चीन की सेना भी आ नहीं सकती है। वो 2 तक पेट्रोलिंग करती थी, वो आ सकते ना हम जा सकते। यही एक डिस्प्यूट है जिसको शॉर्ट आउट करने के लिए बातचीत हो रही है। ठीक है। और निश्चित तौर पर जो है हमारी सरकार ने स्पष्ट कर नहीं, दिया, सेना को खुला हाथ दिया है। आप आज तक जाते थे बड़े आराम से, अब आप नहीं जा सकते हैं। अब अगर आप इस पर कहना चाह रहे हैं कि फिंगर 2 तक हम हैं और 4 तक वो नहीं आ सकते हैं, तो वो एक अलग बात है। बहरहाल शिव भाटिया जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है, समझिए इस बात को। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया कि सारी बात से परसेप्शन की है और उसमें और कोई दिक्कत नहीं है, परसेप्शन का ही मामला है। 20 जवान हमारे सिर्फ परसेप्शन की ओर से की वजह से शहीद हुए हैं। शिव भाटिया जी, सरकार कह रही है तो मान लीजिए, उस पर भरोसा करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? सरकार अगर सच बोलेगी तो पूरा देश मानेगा, पूरा विपक्ष मानेगा, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन अफसोस की बात है पंकज जी, प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को उनके ही कैबिनेट के मंत्री क्यों नहीं मान रहे हैं? वही उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? विदेश मंत्रालय का मंत्री, कैबिनेट मंत्री कुछ और बोलता है, रक्षा मंत्री कुछ और बोलता है, हमारे भूतपूर्व जनरल्स कुछ और बोल रहे हैं, हमारी सैटेलाइट की फोटोएं कुछ और बोल रही हैं। सारी देश जानता है इस बात को कि हम कहां खड़े हैं और क्या नहीं खड़े हैं। आपने खुद कहा हम 4 से 8 तक आज फिंगर 4 और फिंगर 8 से हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। हमारी डीबीओ पे क्या स्थिति है? 25 किलोमीटर रह गया है हमारा एयरपोर्ट का बेस, उनसे 10,000 की फौज उनकी वहां पे खड़ी है, और हम अपनी स्थिति को गोल गोल घुमा के इन बातों को करके क्या क्या दर्शाना चाहते हैं देश को? ये देश सबका है, सारा देश आपके साथ खड़ा है। आप सच्चाई बताइए, कौन लड़ने को तैयार नहीं है? हम भरोसा कैसे कर सकते हैं? आज हम कोरोना के कारण एक ऐसी स्थिति में खड़े हैं बिना प्लानिंग के कि हमारी महामारी फैलती जा रही है। इकोनॉमिक्स हमारी, हम दिवालियेपन पे आगे खड़े हो गए हैं आपकी बेवकूफियों के कारण। आज आप बॉर्डर के ऊपर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको लड़ने के लिए हर किसी का समर्थन चाहिए। आप गोल गोल बातें घुमाने से हम बॉर्डर की रक्षा नहीं कर सकते। जवान ऐसे ही शहीद होते रहेंगे। अगर आपने राजनीति जवानों की शहादत पे ही करनी है तो करते रहिए। आपको ये सूट करता है तो ठीक है, देश आपको जवाब दे देगा अपने आप, समय बता देगा आप कहां खड़े हैं और क्या क्या बोल रहे हैं और क्या क्या सच है और क्या क्या झूठ है। देश का प्रधानमंत्री ही झूठ बोलने लगे तो उसके बाद कुछ सवाल रह ही नहीं जाते हैं किसी ठीक है, ठीक है। विपक्ष के तेवर बेहद हमलावर हैं और वो सरकार को हर कीमत पे कटघरे में खड़ा करना चाहता है, और कटघरे में सरकार को खड़ा करना लोकतंत्र की रवायत है। हालांकि आजकल इसको देशद्रोह भी कहा जाता है। बहरहाल, लेते एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. राजनीति में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर भारत चीन सीमा विवाद को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है, खास तौर पर सरहद की स्थिति को लेकर कंफ्यूजन क्यों है। हमारे साथ हैं बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता और इसके अलावा सुरेश कुमार गोयल, पूर्व राजनयिक, मौजूद हैं हमारे साथ। गोयल साहब, अभी जो स्थिति बन रही है कि चीन के साथ लगता है जैसे अगर जमावड़ा, अगर सैनिकों का हम देखें और भाषा देखें तो ऐसा लगता है कि चीन पूरी तरीके से युद्ध की स्थिति में है, युद्ध करना चाहता है। ऐसा लगता है वो चाहता है कि ये मामला थोड़ा सा सैन्य बल से ही हल होना चाहिए। और अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान से लेकर, चीन से लेकर, नेपाल से लेकर और अब भूटान तक भी हमें ऐसा लगता है कि हमने अपने तमाम उन दोस्तों को खो दिया है जो हमारे दोस्त हो सकते थे, बतौर पड़ोसी। क्या ये परिस्थिति ऐसी है जिसमें सीमा पर किसी तरह का कंफ्यूजन हमारे लिए उचित कहा जा सकता है? देखिए, सीमा पर कोई भी कंफ्यूजन हमारे लिए उचित नहीं हो सकता है,
अगर सीमा पर कंफ्यूजन होता है तो इसका मतलब ये है, हमें ये नहीं मालूम कि हमारी सेना की गश्त कहां तक लग सकती है, कहां तक हमारे कंट्रोल में है, कहां तक नहीं है। तो बात यहाँ पर कंफ्यूजन की नहीं है। बात साफ साफ ये है कि ये एक जो एरिया जहां पर पहले एक तरह से नो मैंस लैंड था, या जहां पर खाली पेट्रोलिंग हुआ करती थी, और जहां से ये हमको भरोसा था कि जो हमारा सिक्योरिटी स्ट्रक्चर से इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई खतरा नहीं है, वो स्थिति बदल रही है और चीन के सैनिक वहां पर जमे हुए हैं। बातचीत चल रही है, कूटनीतिक तौर पर सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही है और कोशिशें पूरी जारी हैं कि वो चीनी सैनिक वहां से हटकर 4 मई से पहले की जो स्थिति थी वहां पर वापस लौट जाए। कोशिशें पूरी जारी हैं। इसके लिए जरूरी है कि मिलिटरीली भी हम अपने आप को स्ट्रांग रखें और कूटनीतिक तौर पर ये जरूर रखें कि अगर आपने अभी जो हमने पहले एग्रीमेंट किए उनका उल्लंघन किया तो ये किसी भी देश की सामरिक स्थिति के लिए सही नहीं है। उम्मीद रखते हैं, कोशिश जारी है। बिल्कुल, और खास तौर पर गलवान की जो पूरी स्थिति है एक स्ट्रेटजिक स्थिति भी उसकी मानी जा सकती है, महत्वपूर्ण। अशोक ठाकुर जी, अगर सचमुच आपकी बात मान लें और सरकार की बात मान लें कि हमारी 1 इंच जमीन भी चीन के या चीनी सैनिकों के कब्जे में नहीं है, तो ये बातचीत किस बात के लिए हो रही है और कहां से किसको वापस जाने के लिए कहा जा रहा है? देखिए, मैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जब बोल रहे थे जी, तो मैं उनकी बात को सुन रहा था और मैं समझता हूं कांग्रेस का आत्मविश्वास हमेशा कमजोर रहा है और एक कहावत है हमारे यहाँ कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। ये क्योंकि पहले लगभग 38,000 किलोमीटर जमीन उन्होंने खोई चीन के साथ और उसके बाद जो है यूपीए सरकार के कार्यकाल में 600 बार जो है वो अतिक्रमण हुआ, उसमें 640 वर्ग किलोमीटर जगह जो है इन्होंने फिर चीन के हाथों जो है वो लुटा दी, देश की खो दी। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस को के अंदर एक आत्मविश्वास की कमी होना, डर होना, ये स्वाभाविक है क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि इस प्रकार की है। अच्छा। लेकिन पिछले 6 साल के अंदर चीन की तरफ से सैकड़ों बार जो है प्रयास हुए, लेकिन हमारी सरकार ने उसको सफल नहीं होने दिया। अब भी मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि डिस्प्यूट भले ही वहां पर है, हमारी सेनाएं भी आगे बढ़ी हैं और दोनों बहुत नजदीक आ गई हैं, जिसके कारण एक जो वहां पर टेंशन है, युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन सेनाओं को खुला हाथ दे दिया गया है और अगर चीन थोड़ी भी हिमाकत करेगा तो उसी की भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। अशोक जी 20 जवानों की शहादत से बड़ी हिमाकत का, किस हिमाकत का आप इंतजार कर रहे हैं? देखिए, देश के जवान देश की जमीन के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए और देश की संप्रभुता के लिए बलिदान होते रहे हैं और ये जो 20 जवान शहीद हुए हैं हम इनको सलूट करते हैं, सलाम करते हैं। बलिदान होते रहे हैं। सेनाओं को बिना, आपको लगता है, आप क्या कह रहे हैं अशोक जी? बिना समझौता, मतलब आपको लगता है कि बलिदान होते रहे और होते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए? इनकी सेना को जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है इसके लिए उनको सलाम होना चाहिए, उनकी शहादत पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। शहादत पर सवाल कौन उठा रहा है? शहादत पर सवाल तो आप उठा रहे हैं अशोक जी। आप कह रहे हैं कि बलिदान होते रहते हैं, आप कह रहे हैं सैनिक बलिदान होते रहते हैं, क्या ये उचित है इस तरह से कहना? हाँ जी, आप कह रहे हैं कि सैनिक बलिदान होते रहते हैं, क्या ये उचित है इस तरह से देखना चीजों को? सैनिक बलिदान देते हैं, देश की सीमाओं के लिए पहले भी देते रहे हैं। 2 बार यहाँ युद्ध भी हुआ, 3 बार जो है। तो जब बलिदान देते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई होती है ना? 20 जवान अगर शहीद हुए हैं तो कौन सी बातचीत कर रहे हैं आप? आज हमारी तीनों सेनाएं अलर्ट पर है, हाई अलर्ट पर है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आप अलर्ट पर हैं, ये बहुत एक खुशी की बात है। शिव भाटिया जी, अभी सीधा आरोप ये है कि कांग्रेस सवाल उठा रही है इसलिए कि उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है और आपके समय दरअसल बहुत सी गड़बड़ियां हुई और चीन ने पता नहीं कितने हजार किलोमीटर वो बोल गए, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उन्होंने कब्जा किया चीन ने और वो आपकी वजह से किया है और इसलिए आपको सवाल उठाने का कोई हक नहीं और आपका डरना स्वाभाविक है क्योंकि आप में आत्मविश्वास नहीं है। इस देश को आपने, यहाँ की जमीन गंवाई है, कुछ जोड़ा नहीं है, ऐसा उनका कहना है। पंकज जी, बहुत स्पष्ट आपके सामने जिस तरह से वो बोल रहे थे कि वो, उससे आपको खुद समझ आ रहा है कि इनका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ चुका है। इनके पास चाइना के ऊपर जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ
इनके सामने एक एक माला जपते हैं, सिर्फ कांग्रेस को गाली देना, गांधी परिवार को गाली देना, हमारे इतिहास को गाली देना, आगे इनको कुछ नहीं मालूम है। उसके बावजूद ये भूल गए कि चाइना के ऊपर भरोसा करना जो इसका पास्ट बताता है, आज तक की हिस्ट्री में चाइना का बॉर्डर है पूरा 43% जो उसके पास जगह है वो पूरे दूसरे देशों की है। हम भी एक बार धोखा खा चुके हैं उससे। आप डोकलाम में जब आपके साथ ये हो रहा था तो आप उस समय क्यों नहीं आप चेते? उस समय आपने अपने आप को क्यों नहीं मजबूत किया? आपको आप आज मजबूती नजर आ रही है जब 20 जवानों ने शहादत दी थी। आज आप हवाई जहाज भी उड़ाने लगे, वहां पे हेलीकॉप्टर से आर्मी चीफ घूमने भी लगे, आपके रक्षा मंत्री हर जगह की डीलें करने लगे। किसको बेवकूफ बना रहे हो? आपके पास जवाब देने को कुछ नहीं होता, आप कांग्रेस को गाली देना शुरू कर देते हो। अरे आप प्रूफ तो करिए। पूरा देश आज कांग्रेस अध्यक्षा ने और राहुल जी ने आपको पूरा स्पष्ट कहा, पूरा देश और विपक्ष और हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन सच तो बोलिए, बताइए तो सही देश को वहां स्थिति क्या है। क्या ये पूछने का अधिकार नहीं है विपक्ष का? क्या ये देश के लोग पूछना नहीं चाहेंगे? आप गोल गोल घुमाते क्यों हैं? कांग्रेस के लोगों का ये हो गया, कांग्रेस का वो हो गया। अपनी बात कीजिए, तंत्र पे रहिए। ये मेरी आपको हिदायत है। ये आज स्थिति नहीं है। आपने देश तो दिवालिया कर ही दिया। कोरोना से आपने इस देश को ग्रसित कर दिया, क्योंकि समय पे आपने कार्रवाई ना करके अब हमारे देश के बॉर्डर को बर्बाद ना करिए। जिन्होंने चलिए, अब आप ये पूरी राजनीतिक बहस तू मैं में ना बदले, और हमें लगता है कि हमें थोड़ी गंभीर बात कर लेनी चाहिए। अशोक जी, बहुत से चैनल हैं यहाँ जहाँ ये सब होता है। हम बात करते हैं सुरेश जी से। सुरेश जी, आप ये बताएं कि जो पूरी परिस्थिति फिलहाल बन रही है उसमें अब रास्ता किस ओर जाता आपको दिख रहा है? देखिए, मैं जहां तक समझ सकता हूं स्थिति गंभीर है, क्योंकि चीनी सेनाएं किसी हद तक जो 1 मई से पहले की स्थिति थी, स्टेटस को, उसको जाने को कितना तैयार है या नहीं है, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। और हमारी सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है कि वो उस जगह पर वापस पहुंचे। तो जहां तक मुझको लगता है, हमें मिलिटरीली तैयार रहना होगा कि चीनी सेनाएं जहां पर हैं उनको कितना पीछे कर सकते हैं या वो और आगे ना बढ़ें, और कूटनीतिक तौर पर बातचीत चलती रहेगी। और मुझे लगता है कि ये बातचीत काफी आगे तक चलेगी, काफी लंबी चलेगी। कोई ये छोटी सी जगह चीज नहीं है कि 1-2 महीने में रिजॉल्व हो जाए, लंबा और अगर गोयल साहब यहीं पर एक छोटा सवाल और पूछ लेते हैं। 62 में एक बड़ा धोखा भारत के साथ हुआ, इसमें कोई शक नहीं। पंडित नेहरू जो एक खास तरह के स्वप्नदर्शी नेता थे, पंचशील का सिद्धांत उन्होंने दिया, लेकिन एक धोखा खाया, खास तौर पर बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर और तिब्बत की जो उस समय घटनाक्रम हुआ वो सब हम जानते हैं। लेकिन उसके बाद चाहे वो 67 का मामला रहा हो, चाहे सिक्किम को मिलाना रहा हो, चाहे सियाचिन तक जाना रहा हो, भारत सरकार ने कूटनीतिक तरीके से स्थिति को काफी बेहतर किया था। यह भी एक सच्चाई है, जबकि एकदम सिक्किम को चीन नहीं चाहता था किसी भी तरह की वो भारत में जाए, लेकिन कूटनीतिक तरीके से हल किया गया। क्या पिछले दिनों जो पूरी भंगिमा रही है, जिसमें संसद के अंदर हमारे गृह मंत्री ने यह भी कहा कि अक्साई चीन को भी हम शामिल कर लेंगे, क्या इस तरह की बयानबाजी कूटनीतिक दृष्टि से भारी पड़ी है, जिससे एक आक्रामक स्थिति में चीन जाने का उसको एक बहाना मिल गया? देखिए, गृह मंत्री जी ने संसद में जो बयान दिया हो या बाहर भी जो बयान दिया हो, मैं नहीं समझता कि मेरे लिए उस बयान पर कोई भी टिप्पणी देना उचित है। तो मैं उस बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि चीन समझता है कि अक्साई चीन उसका हिस्सा है, उसके कंट्रोल में है अभी। तो हमें ज्यादातर जो कोशिश करनी चाहिए कि इन चीजों के ऊपर ये पब्लिक डिबेट ना हो, शोर शराबा नहीं हो। कूटनीति सफल तभी हो पाती है अगर उसके ऊपर सोशल मीडिया और इस तरह के राजनीतिक दबाव ना हो, वरना अगर राजनीतिक ऊपर दबाव रहेंगे तो मेरे ख्याल में कूटनीति बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सिक्किम का वही हुआ था, चुपचाप आपने जो कर सकते हैं कीजिए, लेकिन टाइम लगता है, बड़ी पेशेंस चाहिए इन चीजों। बिल्कुल, यानी पूरी कूटनीति में पेशेंस के, धैर्य की बहुत जरूरत है, और कई बार बोलने से ज्यादा चुप रहने का भी महत्व होता है। समस्या यह है कि हमारे दौर के नेता शायद ये बात भूल गए हैं कि मौन बहुत मुखर होता है अगर इतिहास में उसको सही जगह मिल जाए।
इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति में आज बस इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार। स्ट्रीम कोई भी